ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखे थे, है ना। तो कूलम्ब का स्थिर वैद्युतीय बल का नियम यहाँ पे देखे थे। तो उसमें हमने देखा था कि जो बल होता है, ये बल दो आवेशों के मध्य कार्य करता है और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, Q1 इंटू Q2/d²। तो इतने न्यूटन का जो बल है वो दो आवेशों के मध्य कार्य करता है। ठीक, अब इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि यदि दो आवेशों के मध्य की दूरी 4 मीटर से घटाकर 1 मीटर कर दें, तो उनके मध्य लगने वाले बल का मान कितना होगा। या ऐसे बोल सकते हैं, बल का मान पहले से कितना होगा, पहले से कितना होगा। तो पहले की तुलना में जो बल है उसका मान कितना होगा। ठीक है, सबको क्लियर दिख रहा है बोर्ड पे। तो जो बल का मान है वो पहले से यहाँ पे कितना होगा, दिख रहा है क्लियर ना। हाँ, तो कितना हो जाएगा बल का मान पहले से, बताओ। तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि बल और दूरी में क्या संबंध है। ठीक, तो जो बल होता है ये दूरी के वर्ग के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती की व्युत्क्रमानुपाती, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो बल है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो पहला बल पहली दूरी हो जाएगा। ठीक, और दूसरा समीकरण बना लेंगे कि यहाँ पे जो दूसरा बल है वो क्या हो जाएगा, दूसरी दूरी हो जाएगा। तो ये दो समीकरण बन जाएंगे आपके पास में, और इनका क्या ले लोगे, अनुपात ले लोगे। तो F2/F1 लिखोगे, तो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, d1² / d2²। ठीक, तो जब इसको आप हल करोगे तो F2 का मान क्या हो जाएगा, F1 इंटू d1/d2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बोल रहा है कि पहले जो दूरी थी वो कितनी थी यहाँ पे। ठीक, तो पहली जो दूरी थी ये उल्टा हो गया है, F1 d1 हो गया ना। ठीक, तो यहाँ पे जो पहली दूरी थी वो पहली दूरी कितनी थी यहाँ पे, 4 मीटर। तो पहली दूरी यहाँ पे थी 4 मीटर, और अब दूरी हम क्या कर दिए यहाँ पे 1 मीटर। तो इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक, तो आप दूरी को क्या कर रहे हो, घटा रहे हो, तो बल का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो पहले से कितना गुना हो जाएगा, ये 16 गुना हो जाएगा। तो बल का जो मान है पहले वाले बल का कितना गुना होगा, 16 गुना होगा। आई बात समझ में। पिछले बार जो भी सीएससी भी हुआ था ना, उसमें भी पूरा आया था नोट्स से, जो भी अपना नोट्स था उसी से पूरा आया था पिछले बार। हाँ, हाँ, कल भी वैसे ही सेम आए। और सब बच्चे क्या उधर गेट का बना रहे हैं क्वेश्चन, यूपीएससी का बना रहे हैं। वो सब हाई लेवल का थोड़ी क्वेश्चन आएगा, टाइम वेस्ट है ना उसमें। भाई आपका डिप्लोमा लेवल है ना, उसके हिसाब से क्वेश्चन देगा। हाँ, एक आध दो आ जाता है, एक आध दो मैं कैसा बोलता हूँ जो आपसे बन सकता है उसी टाइप का आएगा, है ना। तो बहुत ज़्यादा यूपीएससी यूपीएससी के पीछे भागने से कोई मतलब नहीं है, गेट वेट के पीछे जो मैं कराता हूँ ना आपको क्लास में करा देता हूँ, मैं गेट वाले भी कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, तो बस उसी तरह के आते हैं क्वेश्चन। हाँ, कल तो जो अपन क्वेश्चन कराए हैं क्लास में एज इट इज, बिना एक अक्षर को बदले वैसे का वैसे ही क्वेश्चन आए।
एज इट इज क्वेश्चन आया। जो लास्ट में रिवीजन क्लास भी अटेंड किया है ना, रिवीजन क्लास जो अटेंड किया उसको बहुत फायदा होगा। रिवीजन क्लास जो अटेंड किया है, रिवीजन क्लास में पूरे क्वेश्चंस आए हैं, रिवीजन क्लास के पूरे क्वेश्चन आए। ठीक है, नोट कर लिए इसको। अब इसके बाद में देखेंगे कि जो ये परमिटिविटी है, इस परमिटिविटी का मतलब क्या होता है ना। तो ये जो अपना फार्मूला था, तो फार्मूला अपना क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर है। तो इसको क्या बोलते हो, परमिटिविटी, यानी क्या बोलते हो उसको, विद्युतशीलता। तो हेडिंग डालिए परमिटिविटी यानी कि विद्युतशीलता। तो परमिटिविटी या विद्युतशीलता का क्या मतलब होता है, ठीक। तो परमिटिविटी या विद्युतशीलता का क्या मतलब यहाँ पे होता है। तो जैसे हमने देखा था कि यहाँ पे इस प्रकार से दो आवेश थे, ये Q1 और Q2, और इनके मध्य क्या थी, यहाँ पे दूरी थी, ठीक। तो इन आवेशों के मध्य जो ये दूरी है, और इस दूरी के मध्य क्या है, यहाँ पे माध्यम है, ठीक। तो परमिटिविटी क्या होती है, माध्यम का गुण होता है। परमिटिविटी क्या होती है, माध्यम का वह गुण है जो इन आवेशों के मध्य लगने वाले बल के मान को प्रभावित करेगा। आई बात समझ में। तो परमिटिविटी किसको बोलेंगे, माध्यम का वह गुण जो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को प्रभावित करता है। यदि इस माध्यम की जो परमिटिविटी है ये बढ़ जाएगी, ठीक है, तो यदि परमिटिविटी जो है बढ़ जाएगी तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यदि दो आवेश हैं तो उनके मध्य कौन सा बल कार्य करता है, ठीक है, तो उनके मध्य या तो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, और वो बल किस पर निर्भर करेगा, माध्यम की विद्युतशीलता पे, माध्यम की परमिटिविटी पे निर्भर करेगा। यदि माध्यम की परमिटिविटी विद्युतशीलता ज्यादा होगी तो उनके मध्य लगने वाले बल का मान घट जाएगा। आई बात समझ में। तो उसमें पहले नोट करिए, उसमें लिखिए माध्यम का वह गुण जो दो आवेशों के मध्य, माध्यम का वह गुण जो दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के मान को प्रभावित करता है, लगने वाले बल के मान को प्रभावित करता है, माध्यम की विद्युतशीलता कहलाता है। ठीक। अब किसी भी माध्यम की जो स्वयं की विद्युतशीलता होती है, ठीक है, तो माध्यम की स्वयं की विद्युतशीलता, तो स्वयं की जो विद्युतशीलता है उसको क्या बोलते हैं, उसकी निरपेक्ष हो जाती है ना, उसको क्या बोलते हैं, निरपेक्ष। तो माध्यम की स्वयं की विद्युतशीलता उसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कहलाती है। निरपेक्ष को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट। ठीक है, इसे एप्सिलॉन से दर्शाते हैं। इसकी इकाई, इसकी जो इकाई है वो होती है फैरेड
प्रति मीटर होती है। तो माध्यम की, किसी भी माध्यम की स्वयं की जो विद्युतशीलता है उसको क्या बोलेंगे, उसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता बोलेंगे। ठीक। दूसरा क्या होता है कि माध्यम ये ऐसे बोल सकते हैं, वायु माध्यम की निरपेक्ष को, वायु की निरपेक्ष से भाग देकर माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता ज्ञात करते हैं। ठीक। तो माध्यम की निरपेक्ष को वायु की निरपेक्ष से भाग देंगे तो माध्यम की क्या मिलेगी, आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता को किससे दर्शाते हो आप, तो आपेक्षिक को किससे दर्शाते हो, एप्सिलॉन आर से दर्शाते हो। ठीक। तो जैसे कि यहां पे देखेंगे, तो जैसे कि यहां पे देखेंगे कि कोई माध्यम है, ठीक, और उस माध्यम की हमको क्या निकालनी है, आपेक्षिक निकालनी है। तो माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता को ही क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक। ठीक है। और इसकी कोई इकाई नहीं होती, परावैद्युतांक क्या होता है, इकाई विहीन होता है। तो इसको हम यहाँ पे कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक। तो इसको कैसे ज्ञात करोगे बताओ। तो इसको ज्ञात करने के लिए, ठीक है, इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माध्यम माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता और बटा लिखेंगे वायु की निरपेक्ष विद्युतशीलता। बात समझ में आई। तो आपेक्षिक को हम दर्शाते हैं यहाँ पे एप्सिलॉन आर से, माध्यम की निरपेक्ष को दर्शाते हैं एप्सिलॉन से, ठीक, और इसको शो करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। तो ये हमारे पास एक सूत्र बन जाता है कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक। तो ये सूत्र आपके पास में यहाँ पे बन जाता है। तो इस सूत्र से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, है ना, इन दोनों का त्रिय गुणा हो जाएगा। तो किसी भी माध्यम की, इसको क्या बोलोगे, माध्यम की निरपेक्ष। तो माध्यम की निरपेक्ष क्या होती है, तो वायु की निरपेक्ष गुणित क्या होती है, माध्यम की अपेक्षिक। तो इन दोनों का गुणा यहाँ पे करेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये सूत्र आपके पास में यहाँ पे बन जाता है। अब चूंकि इसकी इकाई भी क्या होती है, फैरेड प्रति मीटर है, और इसकी इकाई भी क्या है, फैरेड प्रति मीटर, तो दोनों कट जाते हैं, दो कट जाते हैं, तो इसीलिए ये क्या होता है, इकाई विहीन होता है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। ठीक। तो इसको याद रखिएगा कि माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। हाँ, इसी को रिलेटिव बोलते हैं। आपेक्षिक का मतलब क्या है, रिलेटिव। निरपेक्ष का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट। ठीक है। तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो आप इसको, रिलेटिव
परमिटिविटी, ठीक। और परावैद्युतांक को इंग्लिश में बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक। और निरपेक्ष को बोलते हैं एब्सोल्यूट। और विद्युतशीलता को परमिटिविटी। ठीक, नोट कर लिए। अब इसमें इसी सूत्र से क्या करेंगे, हम वायु की निकालेंगे। तो यदि हम वायु की क्या निकालना चाहेंगे, आपेक्षिक, तो माध्यम की जगह क्या रखोगे, वायु, और तुलना भी किससे करोगे, वायु, तो दोनों कट जाएगा, तो कितना मान आएगा इसका, 1 आएगा। ठीक। तो आपको याद रखना है कि जो वायु है, वायु का परावैद्युतांक या वायु की आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान क्या होता है, 1। ठीक है। तो इसी सूत्र से हमने निकाला कि जो वायु या निर्वात यानी एयर या वैक्यूम की, ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, का परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान 1 होता है। तो ये जो है वायु और निर्वात के लिए, दोनों के लिए ये लागू यहाँ पर रहेगा। ठीक, नोट कर लिए। अब इसके बाद में अलग अलग माध्यम की जो अपेक्षिक विद्युतशीलता है उसका मान क्या होता है, अलग अलग। तो ये भी कई बार आ जाता है कुछ, है ना, तो कुछ का आपको यहाँ पे याद रखना है, तो मैं आपको लिखवा देता हूँ उसका, तो उसको आपको ध्यान में रखना है ना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जिनका एग्जाम में आपको पूछ सकता है, तो एक सीक्वेंस में मैं उसको आपको लिखवा देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे है कुचालक पदार्थ। तो कुचालक पदार्थ को ही क्या बोलते हैं, परावैद्युत माध्यम। कुचालक पदार्थ को ही बोलते हैं परावैद्युत माध्यम। ठीक। और दूसरा ये उसकी है जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता का मतलब क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, या उसको क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक। और इसकी कोई इकाई नहीं होती है, परावैद्युतांक जिसको हम दर्शाते हैं एप्सिलॉन आर से। ठीक है, और ये इकाई विहीन होता है, इसकी कोई इकाई यहाँ पे नहीं होती है। ठीक। तो जैसे हम देखेंगे यहाँ पे, एक तो मैंने बताया वायु की आपको याद रखनी है, ये आपको बोलेगा निर्वात है, निर्वात की आपको याद रखनी है। तो वायु या निर्वात की पूछेगा, इसकी आपको याद रखनी है। ठीक। तो वायु या निर्वात की कितनी होती है, तो 1 आपको याद रखना है। दूसरा आपको बहुत महत्वपूर्ण होता है वो याद रखना, धातु। धातु यानी मेटल होते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं इसकी होती है अनंत। ठीक है, तो वायु या निर्वात की 1 होती है और धातुओं की कितनी होती है, अनंत होती है। दूसरा और कुछ यहाँ पे है, जैसे कि एक बैकेलाइट है,
तो जो बैकेलाइट है इसका जो परावैद्युतांक होता है वो होता है 3.5 होता है। कितना होता है ये? 5। तो इसका मान होता है यहाँ पे 5। ग्लास का पूछेगा, ग्लास यानी होता है कांच, है ना। कांच कई प्रकार के होते हैं, तो ये 5 से 12 तक होता है। इसके बाद में अभ्रक होती है, माइका बोलते हैं उसको, अभ्रक माइका, इसका होता है 4 से 8। इसके बाद में खनिज तेल होता है, मिनरल ऑयल बोलते हैं, खनिज तेल, इसकी होती है 2.2। ठीक। इसके बाद में पेपर, पेपर को भी एक कुचालक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो पेपर की होती है 1.8 से 2.6, 2.6। इसके बाद में चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी को क्या बोलते हो? पोर्सलिन। तो चीनी मिट्टी यानी कि पोर्सलिन है ये। तो इसकी यहाँ पे होती है पोर्सलिन की 5 से 6.7 तक। पीवीसी, पॉली विनाइल क्लोराइड, ये भी कुछ अलग है, और इस पीवीसी की होती है 3.7। ठीक। एक होता है रबर, रबर की होती है 2.5, 2.5 से 4 तक। ठीक। लकड़ी की यदि बोलेगा, लकड़ी की होती है 2.5 से 7 तक। ठीक। और जल की बोलेगा तो जल की होती है 81। तो ये कुछ पदार्थ की यहाँ पे, ठीक है, परावैद्युतांक या अपेक्षित विद्युतशीलता है, इसको आपको यहाँ पे याद रखना है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब इसमें एकदम जो याद रखना ही है, भूलना ही नहीं है उसको, ठीक है। तो वायु या निर्वात, इसको भूलना ही नहीं है, इसको याद रखना है। धातु है, इसको आपको याद रखना है। कांच है, अभ्रक है ना, और लकड़ी है, जल है, तो इनको आपको याद रखना है। लेकिन ये तो एकदम इम्पोर्टेंट है, ये तो एकदम इम्पोर्टेंट है, जिनको आपको भूलना नहीं है। ठीक। पीवीसी ये अपने वायरों में, वायरिंग में, जो घर में के वायरिंग करते हो, केबल है, उसके ऊपर इंसुलेशन किसका लगा होता है? पीवीसी, वीआईआर, इनका इंसुलेशन होता है। तो नोट कर लिए इसको सब। इसके बाद में देखते हैं यहाँ पे परमिटिविटी आपका हो गया। इसके बाद में देखेंगे एक होता है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब यहाँ पे होता है? तो यहाँ पे देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब होता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या रखा है, कोई एक आवेश रखा हुआ है। तो यहाँ पे एक आवेश रखा हुआ है, और ये कैसा आवेश है? यहाँ पे धन आवेश है ना, ये यहाँ पे धन आवेश है। तो इस आवेश से क्या निकलेंगी? विद्युतीय बल रेखाएं। जैसे चुंबक होता है, तो चुंबक से क्या निकलती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं। तो ठीक उसी तरह से आवेश से क्या निकलेंगी? विद्युतीय बल रेखाएं निकलेंगी। अब ये विद्युतीय बल रेखाएं जहां तक जाएंगी वो इसका क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ठीक। तो किसी भी आवेश से जो विद्युतीय बल रेखाएं निकल रही हैं, ये विद्युतीय बल रेखाएं जहां तक जाएंगी वो क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र। यानी इस आवेश के चारों तरफ क्या रहेगा? विद्युत क्षेत्र रहेगा।
तो हम बोल सकते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर यदि हम किसी दूसरे आवेश को रख देंगे, है ना, जैसे यहाँ तक बल रेखाएं जा रही हैं, यहाँ पे किसी दूसरे आवेश को रख दोगे तो इस आवेश पे क्या करेगा, ये एक बल आरोपित करेगा, या तो उसको प्रतिकर्षित करेगा या फिर उसको आकर्षित करेगा। तो यहाँ पे इसका क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसपे किसी दूसरे आवेश को यदि रख दिया जाए तो वो बल अनुभव करता है, तो उसको क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, अब जो ये विद्युतीय बल रेखाएं होती हैं, ये विद्युतीय बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और जो ऋण आवेश होता है इस ऋण आवेश में ये प्रवेश करती हैं। ठीक, तो जो विद्युतीय बल रेखाएं हैं किससे निकलेंगी, धन आवेश से, और किस में प्रवेश करेंगी, ये ऋण आवेश में प्रवेश करेंगी। ठीक उसी तरह से जैसे मैग्नेट में चुंबकीय बल रेखाएं n ध्रुव से निकलती हैं और s ध्रुव में प्रवेश करती हैं, तो ठीक उसी तरह से आवेश में धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। दूसरा कि जो ये विद्युतीय बल रेखाएं होती हैं ये काल्पनिक बल रेखाएं होती हैं। ठीक, वास्तविक नहीं होती हैं, काल्पनिक है, इमेजिनरी लाइन ऑफ फोर्स इसको बोलते हैं। और ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, यानी एक दूसरे को काटती ये नहीं है। ठीक है, तो विद्युत बल रेखाएं जो हैं कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। तो ये करती क्या है, तो विद्युत बल रेखाएं जब जा रही हैं तो इसके बीच में क्या है, यहाँ पे माध्यम है। तो विद्युत बल रेखाएं क्या करती हैं, जब गुजर रही होती हैं तो बीच में जो भी माध्यम होता है, ठीक, उस माध्यम में जो भी परमाणु होते हैं, एटम्स होते हैं, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक परमाणु है, ये एक एटम है ये, तो इस परमाणु के नाभिक में क्या होता है, धन आवेशित न्यूट्रॉन और उदासीन क्या होते हैं, सॉरी, धन आवेशित प्रोटॉन और उदासीन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। यानी कि इसका नाभिक क्या होता है, धन आवेशित होता है, और इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये जो धन है ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन ऋण को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और इस धन को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इससे होता क्या है कि जो ये हमारा परमाणु था, ये हमारा एटम था, इस एटम का जो नाभिक होता है, ठीक, वो नाभिक कैसा है, धन आवेशित है, तो वो नाभिक इधर चले जाता है और जो सारे इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, तो एक तरफ धन आवेश आ जाएगा और दूसरी तरफ क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो परमाणु है ये क्या हो गया है, ध्रुवीकृत हो गया। तो इसको बोलेंगे कि परमाणु क्या है, ध्रुवीकृत हो गया। अभी ये चुंबकीय बल रेखाएं बहुत, सॉरी चुंबकीय बोल रहा हूँ, विद्युत बल रेखाएं यदि जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा क्षमता में है, तो इतना ज्यादा बल आरोपित करेंगी कि इससे जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने कक्ष से क्या होगा, मुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो इससे बीच का जो माध्यम है वो पंचर हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, आर्क उत्पन्न होगी और धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा। आई बात समझ में। तो डिपेंड करता है कि विद्युत बल रेखाएं कितनी हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युतीय तनाव, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस बोलते हैं। तो ये जो बल रेखाएं हैं, विद्युतीय बल रेखाएं, इसके बीच में जो भी माध्यम आएगा उसके ऊपर क्या करेंगी, ये स्थिर वैद्युतीय तनाव, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, स्ट्रेस अप्लाई करेंगी और उसके कारण उस माध्यम के परमाणु को क्या करेंगी, वो ध्रुवीकृत कर देंगी, यानी कि उसको पोलराइज कर देंगी। तो मीडियम जो होता है वो पोलराइज हो जाता है। ठीक है ना, समझ में आया। तो उसमें नोट करिएगा, उसमें लिखिएगा। अच्छा एक चीज और देख लो, पहले एक चीज और देख लो कि जैसे मैं बताया कि विद्युतीय बल रेखाएं जो हैं ये कहाँ से निकलती हैं, धन आवेश से, और किसमें प्रवेश करती हैं, ये ऋण आवेश में ये प्रवेश करती हैं। ठीक, ये ऋण आवेश है, तो ये इस तरह से धन आवेश से प्रवेश कर निकलेंगी और ऋण आवेश में प्रवेश करेंगी। तो इस प्रकार से ये विद्युत बल रेखाएं रहेंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो लंबाई है, इस लंबाई के अनुदिश ऐसे सीधी नहीं है, ऐसे सिकुड़ रही है, तो इनमें क्या प्रवृत्ति होती है कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं लंबाई के अनुदिश क्या होती हैं, सिकुड़ती हैं, और इसको बोलते हैं लैटरली, लैटरली क्या होती हैं, वो एक्सपेंड होती हैं। ठीक है,
तो समझ में आया? तो इस तरह से ये विद्युत बल रेखाएं लंबाई में सिकुड़ेंगी और बोलेंगे त्रिज्यीय रूप से क्या होती हैं, वो ऐसा फैलती। तो ये बताता है कि ये विद्युत बल रेखाएं में दोनों आवेश क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ठीक। दूसरा कि विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो हमेशा इस आवेश की सतह के क्या होंगी, लंबवत होंगी। ठीक है, तो हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर ही वो बाहर निकलती हैं। तो उसमें नोट करिएगा, लिखिएगा विद्युत बल रेखा, ऐसे लिखो, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर किसी दूसरे आवेश को रखने पर वह बल अनुभव करता है, जिस पर किसी दूसरे आवेश को रखने पर वह बल अनुभव करता है, उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है, उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है, उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट सीखिए विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं और माध्यम के परमाणु पर स्थिर वैद्युत तनाव, माध्यम के परमाणु पर स्थिर वैद्युत तनाव आरोपित करके उसे ध्रुवीकृत कर देती हैं। नेक्स्ट के नेक्स्ट पॉइंट, विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं, विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक बल रेखाएं होती हैं, विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक बल रेखाएं होती हैं। नेक्स्ट, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं हैं, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं हैं। नेक्स्ट, ये हमेशा आवेश की सतह के लंबवत होती हैं, ये हमेशा आवेश की सतह के लंबवत होती हैं। नेक्स्ट, ये हमेशा आवेश की सतह के लंबवत होते हैं। नेक्स्ट के विद्युत बल रेखाएं चालक से होकर नहीं गुजरती हैं, विद्युत बल रेखाएं चालक से होकर नहीं गुजरती हैं। ठीक, तो विद्युत बल रेखाएं जो है ना, ऐसे विद्युत बल रेखा जा रही है, ऐसे विद्युत बल रेखा जा रही है और यहाँ पे क्या रख दोगे, चालक रख दोगे, तो चालक से होकर नहीं गुजरेगी, क्योंकि चालक की जो विद्युतशीलता है वो कितनी होती है, अनंत होती है। ठीक है,
तो विद्युतशीलता ज्यादा होने से क्या होता है, वो विद्युतीय बल रेखाओं को प्रवाहित होने के लिए मार्ग प्रदान नहीं करता है। ठीक है ना। तो समझ में आ गया, चालक से होकर गुजरती नहीं है, क्योंकि चालक की, उसी में लिख लो, क्योंकि चालक का परावैद्युतांक अनंत होता है, क्योंकि चालक का परावैद्युतांक अनंत होता है। ठीक। नेक्स्ट के, विद्युत बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ती हैं। विद्युत बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट किए, विद्युतीय बल रेखाएं, विद्युतीय बल रेखाएं उसको बोलते हैं यहाँ पे लैटरली, ठीक है। तो लैटरली इसको बोलते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं पार्शर। ठीक है। तो विद्युत बल रेखाएं लैटरली या फिर पार्शर दिशा में फैलती हैं। ठीक है। तो इस दिशा को क्या बोलेंगे, पार्श्व। इसको क्या बोलेंगे, पार्श्व दिशा है। ठीक है। और इस दिशा को क्या बोलोगे, अनुदिश। तो ये अनुदिश है यहाँ पे। तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, अनुदिश क्या होती हैं, वो सिकुड़ती हैं। ठीक है, लंबाई के अनुदिश सिकुड़ती हैं। और लैटरली क्या होती हैं, पार्श्व क्या होती हैं, वो फैलती। ठीक, इसको नोट करिए जल्दी से। हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक। तो एक होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, और एक होता है विद्युत क्षेत्र। तो अभी अपन क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र। और एक होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले देख लेते हैं इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, उसके बाद देखते हैं, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। यानी कि विद्युत स्थिर वैद्युत, क्या बोलेंगे इसको, प्रेरण। स्थिर वैद्युतीय प्रेरण। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का मतलब क्या होता है, स्थिर वैद्युतीय प्रेरण। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन या स्थिर वैद्युतीय प्रेरण होता क्या है। तो जैसे कि मान लीजिए कोई एक ये पिंड है, तो इस प्रकार से कोई एक ये पिंड है यहाँ पे, और ये जो पिंड है, ये पिंड कैसा है, यहाँ पे आवेशित पिंड। तो इस आवेशित पिंड में देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, ऐसा धन आवेश है ऐसा।
तो इस प्रकार से कोई एक आवेशित पिंड है और उस आवेशित पिंड पे क्या है, यहाँ पे धन आवेश है। अब इसके समीप हम क्या करते हैं, एक अनावेशित पिंड को लाते हैं। तो ये है पिंड बी और ये है यहाँ पे अनावेशित पिंड। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जब किसी आवेशित पिंड के समीप हम क्या करते हैं, अनावेशित पिंड को लेके आते हैं, तो इस अनावेशित पिंड पर क्या होते हैं, विपरीत ध्रुवता के जो आवेश है ये यहाँ पे उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक, तो हम देखेंगे क्या होता है कि विद्युतीय बल रेखाएं है ना, इस पे आवेश है, मतलब इससे क्या निकल रही है, विद्युतीय बल रेखाएं निकल रही हैं। तो जो विद्युतीय बल रेखाएं जब निकलेंगी यहाँ से जाएंगी, अब ये अनावेशित पिंड है, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या करती हैं, वो यहाँ पे आवेश उत्पन्न कर देती हैं। इसको क्या करती हैं, ध्रुवीकृत करती हैं, अभी बताया था। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो धन आवेश हैं उनके कारण इस अनावेशित पिंड पे क्या होगा, यहाँ पे ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। जितने यहाँ पे धन आवेश हैं, जितने यहाँ धन आवेश हैं उतने यहाँ ऋण आवेश आ जाएंगे, और जितने यहाँ ऋण आवेश हैं उतने इस साइड में क्या आएंगे, धन आवेश आ जाएंगे। तो इस घटना को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, स्थिर वैद्युतीय तनाव। तो स्थिर वैद्युतीय तनाव, स्थिर वैद्युतीय प्रेरण का मतलब होता है कि जब किसी अनावेशित पिंड को आवेशित पिंड के समीप लाते हैं तो वो अनावेशित पिंड क्या होता है, आवेशित हो जाता है, और इस घटना को ही क्या बोला जाता है, स्थिर वैद्युतीय तनाव। दूसरा, यदि आवेशित पिंड धनावेशित है तो वो कैसे आवेश उत्पन्न करेगा, अपने समीप में ऋण आवेश उत्पन्न करेगा। अगर ये ऋण आवेशित पिंड होता तो कैसे आवेश उत्पन्न करता, धन आवेश उत्पन्न करता। ठीक, दूसरा, उत्पन्न आवेशों की संख्या, ठीक है, उत्पन्न किए जाने वाले आवेशों की संख्या के बराबर होती है। तो इन दोनों की आवेशों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। अब यदि सपोज मान लीजिए कि इस पिंड को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है, इसको आप क्या करते हो, ऐसा जमीन से जोड़ देते हो, ठीक है, इसी को यहीं रखा हुआ है अभी, है ना, तो उसको मैं अलग से बता रहा हूँ कि ये पिंड जो है यहीं रखा हुआ है, और यहीं रखे रखे उसके एक सिरे को हम क्या कर देते हैं, भूमिगत कर देते हैं, ग्राउंड से जोड़ देते हैं, अर्थ से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ये जो धन आवेश है ना, ये धन आवेश कहाँ चले जाएंगे, पूरे ग्राउंड में चले जाएंगे। तो ये जो पिंड है ये पिंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऋण आवेशित हो जाएगा। ठीक, तो कैपेसिटर में हम क्या करते हैं, दो प्लेट होती हैं, दो प्लेट होती हैं, और एक प्लेट को क्या करते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। तो एक प्लेट पे धनावेश और दूसरे पे क्या जाएंगे, तो एक पे धनावेश होंगे तो दूसरे पे ऋण, उसके धन कहाँ चले जाएंगे, ग्राउंड में चले जाएंगे। आई बात समझ में। अब जैसे कि हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है, संचरण लाइन होती है, तो हमारी ट्रांसमिशन लाइन में, संचरण लाइन में क्या होता है, ऐसा चालक जाते हैं, नहीं ऐसा चालक जा रहे हैं, आर फेज, वाई फेज, बी फेज, और ऊपर आ गया बादल। अभी जो बादल होता है, इस बादल में भी क्या होते हैं, आवेश होते हैं, तभी बिजली गिरती है ना बारिश के मौसम में। तो इसमें आवेश है, मान लो ये कोई धन आवेशित बादल यहाँ पे आ गया, तो जो धन आवेशित बादल यहाँ पे आ गया तो वो अब क्या करेगा, यहाँ पे इसमें यहाँ पे ऋण आवेश उत्पन्न कर देगा, यहाँ पे ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो जितने धन आवेश है उतने ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। जैसे ये बादल बह के आगे बढ़ जाएगा, तो हवा से बहते रहते हैं, आगे बढ़ जाएगा, तो ये ऋण आवेश कहाँ जाएंगे, तो ये अचानक से इस चालक में प्रवाहित होंगे बाढ़ के रूप में, जैसे बाढ़ में पानी बहता है। तो इस लाइन में वोल्टेज क्या होगी, अचानक से बढ़ जाएगी। आई बात समझ में। तो इन सब की सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं, वो पे तड़ित चालक है, लाइटनिंग अरेस्टर है ना, उसका यूज करते हैं। तो समझ में आया, तो उसमें नोट करिए, उसमें लिखिएगा, जब किसी अनावेशित पिंड को आवेशित पिंड के समीप लाते हैं तो उस अनावेशित पिंड पर
विपरीत ध्रुवता के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। विपरीत ध्रुवता के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। यह घटना स्थिर वैद्युतीय प्रेरण कहलाती है। यह घटना स्थिर वैद्युतीय प्रेरण कहलाती है। नेक्स्ट के उसमें लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखिए फर्स्ट, धन आवेशित पिंड ऋण आवेश उत्पन्न करता है। और ऋण आवेशित पिंड धन आवेश उत्पन्न करता है। नेक्स्ट, उत्पन्न आवेशों की संख्या उत्पन्न किए जाने वाले आवेशों की संख्या के बराबर होती है। उत्पन्न आवेशों की संख्या उत्पन्न किए जाने वाले आवेशों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, समझ में आया? तो उत्पन्न आवेशों की संख्या उत्पन्न किए जाने वाले आवेशों की संख्या के बराबर होती है। इसको नोट कर लो डायग्राम को। हो गया, नोट कर लिए? ठीक, तो आज इतना ही देखते हैं, और बाकी जो है फिर उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो एक दो दिन में आपकी, आज तो पूरे बच्चे आए नहीं है ना, तो एक दो दिन में आपकी क्या है, क्लास का जो टाइम है थोड़ा सा जल्दी कर देंगे। जैसे आपकी कितने बजे से लगती है भाई, 11 बजे से लगती है, तो उसको 10:30 बजे से कर देंगे। ठीक है, तो 10:30 से चल जाएगा। आप लोग को तकलीफ तो नहीं है ना किसी को? नहीं तो फिर तकलीफ हो रहा था कुछ बच्चों को, है ना? तो 10:30 से कर देंगे, तो 10:30 से 12, 1.5 घंटा मिल जाएगा आपको। और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ना फिर शाम को रखेंगे। उसको जिसको ऑनलाइन करना है ऑनलाइन कर लेगा, जिसको ऑफलाइन करना है ऑफलाइन कर लेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2-3 दिन में चालू कराएंगे।